नमस्कार, मैं हूं पंडित अरविंद गौड़। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ज्योतिष विद पंडित गौड़ में। और आज की चर्चा का विषय है शनि का भाव परिवर्तन। शनि अपनी राशि से दूसरी राशि में जा रहे हैं, यानी कुंभ राशि से मीन राशि में जा रहे हैं 29 मार्च 2025 को, और यह लगभग 2.5 वर्ष तक रहेंगे। इस बीच कम से कम 2 बार अस्त होंगे, कम से कम 2 बार वक्री होंगे। तो ये अस्त और वक्री का भी प्रभाव होगा, लेकिन लमसम इसका पूरे 2.5 साल उन राशियों में क्या प्रभाव होगा जहां वो जा रहे हैं, इसी पर विचार करने के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। आप इसे राशि से भी देख सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इसे लग्न से देखें, क्योंकि लग्न से प्रभाव अधिक अच्छा आता हुआ दिखाई देता है। तो पहले ये समझ लेते हैं कि शनि का काम क्या है, मुख्य रूप से उसकी ड्यूटीज क्या है, वो क्या काम करता है, तो हमें समझना आसान हो जाएगा उसके लिए। तो शनि एक ऐसा ग्रह है जिसके बारे में थोड़ा भय व्याप्त है, नुकसान देने वाला। तो हर तरह की विपत्ति शनि के कारक में आती है, मीन्स कंट्रोल में आती है। तो विपत्ति ऐसे लोग जो सेवादार हैं, सेवक, नौकर, सर्वेंट। आयु यहां से देखना है शनि से, जीवन की कुल सीमा कितनी है या मृत्यु को यहां से देखना है। लंबी यात्राओं को भी शनि कंट्रोल करते हैं। पशुधन, जितना भी पशुओं से संबंधित, जमीन से संबंधित, खेती से संबंधित कार्य है, इसको भी शनि देखते हैं। ऐसा कोई भी चीज जो तेल का है, चाहे फिर वो यानी ऑयल्स जिसे हम कहते हैं, सारा पेट्रोलियम, सारा स्पेयर पार्ट, सारा मशीनरी वर्क, इसको सारा लिखने पढ़ने का काम जो बॉल पेन्स होता है, जैसे अकाउंट्स का, इसे शनि कंट्रोल करते हैं। सारा वो काम जिसमें कोई चीज बनाई जाती है, जैसे शिल्प, किसी तरीके की चीज, जैसे आप ले लीजिए मूर्तियां बनाना है, कोई और चीज बनाना है, सारी चीजें इसमें आएंगी। ये दर्द का कंट्रोलर है, मांसपेशियों का, मसल्स का कंट्रोलर है, और न्यूरो सिस्टम को भी थोड़ा बहुत संभालता है। विशेष रूप से पैरों को देखता है, पांव, ठीक है। और रोग देने में, रोग बीमारियां का कंट्रोलर भी है। और इसमें एक विशेष गुण होती है पृथक करना, सेपरेट करना। यानी ये आपको उस भाव जहां ये बैठेगा और जहां इसकी दृष्टियां होंगी, वहां के सुखों से पृथक, सेपरेट कर सकता है। तो ये हुआ मोटे तौर पर ये समझने का प्रभाव कि इसका किस तरीके का प्रभाव देखने में आता है। कुछ अलग से एक बात समझ लेते हैं, वो ये होती है कि किन किन राशियों में इसका अपना एक तरह से हम कहते हैं योग कारक, भाव कारक है। तो 6, 8वें, 12वें, ये तीनों बुरे घर होते हैं, जिसे हम त्रिक कहते हैं। ये यहां का कारक होता है। 6ठा घर विपत्ति, शत्रु, कर्ज, 8वां घर मृत्यु और यात्रा, और 12वां घर खो जाना। तो तीनों खराब घरों का ये कारक है। और 10वें घर ये शुभ है, 10वें घर का भी कारक है, लेकिन इसके भी अलग मीनिंग निकलते हैं, वो भी बाद में फिर कभी बताता हूं। तो 4 ऐसे भाव हैं जहां का ये कारक होता है, जिसे हम भाव कारक कहते हैं। अब 6 लग्न हैं जिन पर ये अकारक होता है। मेष लग्न के लिए, कर्क लग्न के लिए, सिंह लग्न के लिए, वृश्चिक लग्न के लिए, धनु और मीन। इनमें से धनु और मीन के साथ वो समभाव रखता है, और बाकी 4 यानी मेष, कर्क, सिंह के साथ और वृश्चिक के साथ ही शत्रु है। तो इन 6 लग्नों के लिए वो अकारक होता है कुंडली के हिसाब से। तुला राशि में उच्च का होता है, मेष राशि में नीच राशि में चला जाता है। ये इसकी थोड़ी सी भूमिका थी जो पहले जानना आवश्यक है। हमें समझनी है कि कोई भी ग्रह प्रभाव करता कैसे है। 2 तरीके। पहला, वो कहां बैठा है और किन भावों का स्वामी है, ठीक है जी। दूसरा, कि उसकी दृष्टियां कहां हैं, तो कहां से बैठ के उन दृष्टियों को डाल रहा है, किस भाव पर उसकी दृष्टियां हैं, वहां वो मित्र दृष्टियां हैं कि शत्रु, इस हिसाब से उसका प्रभाव बनेगा। तो 3 तरीके हैं, 3 कारण हैं जो हमें देखने हैं। किन भावों का स्वामी है, किस भाव में बैठा है, और कहां पर उसकी दृष्टियां हैं। इससे ही सारे प्रभाव की गणना अभी की जाएगी। तो प्रारंभ करते हैं मेष लग्न से। मेष लग्न के लिए शनि 12वें भाव में आएंगे, आप डायग्राम में भी देख पा रहे हैं। अब क्योंकि शनि 2 भावों के स्वामी हैं,
और अकारक है, 12वें घर में भी बैठे हैं तो और खराब स्थिति। तो मेष के लिए इनका प्लेसमेंट शुभ नहीं है। एक चीज अकारक इसलिए है कि दशम भाव के स्वामी है, यहाँ पर शुभ है, लेकिन 11वें भाव के स्वामी होने के कारण 3, 6, 11 के स्वामी होने के कारण अशुभ हुए, तो स्थिति यहाँ पर ये कारक नहीं गिने जाते हैं। 12वें घर में शनि बैठे हैं तो जिन 2 भावों के स्वामी हैं उनकी कमी कर देंगे। जैसे मेष लग्न वालों के लिए जीवन स्तर को लेकर के तनाव देखने में आएगा, खर्चे बहुत ज्यादा होंगे और 11वें घर से जो आमदनी है वो भी ज्यादा होगी। हॉस्पिटल के चक्कर लग सकते हैं, खर्चे बहुत ज्यादा हो सकते हैं, किसी तरह की जमीन जायदाद खरीदने बेचने को लेकर के भी कोई प्रॉब्लम देखने में आ सकती है। ऐसी बहुत सी यात्राएं आपको करनी पड़ सकती है जिसका कोई वास्तविक लाभ होता हुआ दिखाई ना दे। तो अभी तक हमने क्या चर्चा करी, कहां का स्वामी है, कहां बैठा है। अब इसकी 3 दृष्टियां हैं, अपने भाव से तीसरे भाव पर, 7वें भाव पर, 10वें भाव पर। तो तीसरे भाव पर जब ये देख रहे हैं तो वो राशि है वृषभ, वहां उसकी मित्र दृष्टि है, तो मित्र के भाव से देख रहे हैं, ठीक है। लेकिन दूसरा भाव होता है हमारे कुटुंब का, बोली भाषा का, पैतृक संपदा का, हमारी आंख। तो वहां पर मित्र दृष्टि के कारण हमारे कुटुंब से सहयोग की स्थितियों को इंप्रूव करेंगे, धन को इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे, यानी पैतृक धन। आपकी बोली भाषा में क्योंकि शनि की दृष्टि पड़ रही है इसलिए थोड़ा सा रूखापन, तीखापन देखने में आ सकता है, इस तरीके का प्रभाव होगा। अब इसकी एक दृष्टि 6ठे भाव पर पड़ रही है। 6ठे भाव पर दृष्टि से, 6ठा भाव है शत्रुओं का, वहां का वो कारक भी होता है, तो कर्ज बढ़ा सकता है, शत्रुता बढ़ा सकता है, थोड़ी बहुत बीमारियां दे सकता है, पैरों में दर्द की शिकायत दे सकता है, कमर में भी दर्द की शिकायत दे सकता है, कुछ इस तरीके का भाव रखेगा। और इसकी 10वीं दृष्टि पड़ रही है भाग्य भाव, पिता के भाव पर, धर्म के भाव पर, तीनों यहीं से लिखते हैं। तो यहां पर भी धर्म के प्रति मोह कम करेगा, पिता के साथ तालमेल की कुछ कमियां देखने में आ सकती हैं। और ये भाव हमारे ज्ञान का भी है, पंचम भाव से पंचम होने के कारण संतान सुख का भी है, सही मौके पर सही डिसीजन लेने का। तो जाने अनजाने कुछ गलत डिसीजन आपसे लिए जा सकते हैं, जिसका बहुत बाद में आपको पता चलेगा 1-2 साल के बाद कि आपने गलत डिसीजन लिया जिसका नुकसान तो संभल के रहना है। तो डिसीजन के लिए ध्यान देना है, पिता के साथ तालमेल की स्थितियों को इंप्रूव करना है, नहीं तो इसमें पिता के साथ तालमेल खराब हो सकता है, ये स्थितियां देखने में आ सकती है। और थोड़ा बहुत धर्म के प्रति भी रुचि घट सकती है। कुल मिलाकर मेष के लिए कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, लेकिन इतनी खराब भी नहीं कि हम भयभीत हो जाएं। और उपाय मैं लास्ट में एक साथ बता दूंगा। अब बात करते हैं वृषभ के लिए। अब वृषभ के लिए ये कारक स्थिति में है क्योंकि राजयोग का निर्माण करता है। अच्छा, राजयोग कैसे बना? जब कोई ग्रह केंद्र और त्रिकोण दोनों का एक साथ स्वामी हो या किसी तरह से दोनों में संपर्क बना दे तो इसे राजयोग कहते हैं। तो शनि यहां पर 9वें भाव और 10वें भाव का कंट्रोलर है। 9वां भाव केंद्र में आता है, 10वां भाव 9वां भाव त्रिकोण में आता है, 10वां केंद्र में, तो केंद्र त्रिकोण योग बना। और 11वें भाव में बैठा है, ये प्लेसमेंट भी पोजीशन बहुत अच्छी है। तो भाग्य को इंप्रूव करेगा, पिता के साथ तालमेल इंप्रूव करेगा, आमदनी को इंप्रूव करेगा, स्टेटस को इंप्रूव करेगा, गवर्नमेंट से संबंधित कुछ काम मिलना, ठेकेदारी के कुछ काम मिलना, इस तरीके के कामों को इंप्रूवमेंट का जबरदस्त योग है। आमदनी का कोई नया सोर्स खुलने की भी पूरी गुंजाइश दिखाई दे सकती है। तो ये बहुत अच्छा प्लेसमेंट हो गया। इसकी पहली दृष्टि मित्र दृष्टि लगन पर पड़ रही है, क्योंकि शनि की दृष्टि बहुत शुभ फल नहीं देती, तो इसका अर्थ ये होगा कि ऑन दी होल स्वास्थ्य को कोई बड़ी समस्याएं नहीं आएंगी, लेकिन कहीं ना कहीं बालों को, आपके बाल, आपके हेयर को थोड़ा तनाव देखने में आ सकता है, स्किन की कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम देखने में आ सकती है, थका से रहने का एक योग बन सकता है। पंचम भाव पर दृष्टि पड़ेगी, 5वें भाव से मुख्य रूप से संतान को देखना है, तो संतान के साथ तालमेल, खींचतान, तनाव देखने में आ सकता है, ये एक स्थिति आएगी। लेकिन अब अगर ध्यान से देखें तो शनि सीधा क्या कर रहा है, वो पंचम भाव को भी देख रहा है और लग्न को भी देख रहा है। तो जब वो इस तरीके से 2 त्रिकोण को जोड़ दे, यानी या तो लग्न सप्तम को जोड़े या पंचम या नवम में से किसी को जोड़े, तो कुछ हद तक गोचर में से विवाह का योग भी गिना जाता है। तो 5वां भाव से संतान के लिए एक एवरेज स्थिति है, ना बहुत अच्छा ना बुरा, लेकिन आमतौर पर इसी दौरान जिनको संतान की पैदाइश की गुंजाइश बनती है, जो इस दौरान संतान के इच्छुक होंगे, उन्हें किसी न किसी तरह के छोटे मोटे इलाज की जरूरत पड़ेगी।
पेट दर्द जैसी कुछ समस्याएं देखने में आ सकती हैं। डिसीजन लेने में थोड़ा अनईजी फील कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है। अगर आप विद्यार्थी हैं तो इस दौरान आपको अपनी एजुकेशन को पढ़ने में कुछ समस्याएं, पेपर देने में कुछ समस्याएं हो सकती है। कंपटीशन एग्जाम्स को क्वालिफाई करने में भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम देखने में आ सकती है। जो ऑलरेडी नौकरी कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, ये उनके लिए जो पढ़ रहे हैं। अब अगर आप विवाह की बात करते हैं, उसमें एक कल्पना कर रहे थे प्रेम विवाह, तो प्रेम की कल्पना शुरुआत 5वें भाव से होगी, विचार, और विचारों में आप अनसर्टेन है, आप तय नहीं कर पा रहे। तो यहाँ पे ये संभावना से इनकार नहीं है कि आपकी विचार शक्ति आपको कंफ्यूज करे और इसके कारण आप प्रेम या प्रेम विवाह को आगे बढ़ाने में सक्षम महसूस न करें और वैवाहिक जीवन में छोटी मोटी खटपट केवल विचारों तक की आ जाए। ये बड़ी मामूली सी बात है, पर ऐसा भी देखने में आ सकता है। और इसकी एक दृष्टि नवम भाव, एक दृष्टि दशम भाव पर पड़ रही है, धनु राशि का। यहां बड़ी अच्छी स्थिति है क्योंकि यहां का वो कारक भी होता है, तो उम्र को लेकर के बढ़िया है, कोई समस्या देखने में नहीं आएगी। धन इकट्ठा होना है, यात्राएं करना, तो सेविंग्स होंगी। अब देखिए इनकम होगी तो सेविंग्स होंगी, उसके लिए हमें कुछ डिसीजन लेने होंगे, उसके लिए हमें स्वास्थ्य अच्छा चाहिए। आप अधिक कमाएंगे तो अधिक मेहनत करेंगे तो ज्यादा थकेंगे, ज्यादा थकेंगे, अधिक कमाएंगे और बड़े रिस्क लेंगे तो आपके फैसले कहीं ना कहीं गलत साबित हो सकते हैं। इन सब चीजों का क्या अर्थ निकलेगा कि अगर हम थोड़ा संभल के चले तो कोई नुकसान नहीं है, बहुत अच्छा है, लेकिन अगर हम संभल के नहीं चले तो छोटे मोटे नुकसान हो सकते हैं। कोई फिक्र की बात नहीं, बिल्कुल ठीक है। मिथुन की बात करते हैं तो मिथुन के लिए ये दशम भाव में गोचर में आएंगे और ये मिथुन के लिए सम है, मतलब न कारक है न अकारक है, समभाव, क्योंकि अष्टम भाव के स्वामी है इसलिए बुरे हुए और भाग्य भाव के स्वामी इसलिए शुभ हुए, तो तटस्थ हो गए, यानी कि मिले जुले प्रभाव देखने में आएंगे। अब भाग्य भाव का स्वामी होके केंद्र का में बैठ गया तो थोड़ी तो अच्छी स्थिति ये बन गई, ये पॉजिटिव हुआ, तो भाग्य के लिए बहुत ही अच्छा, पिता के साथ तालमेल, धर्म, पूजा पाठ इत्यादि की स्थितियों को ठीक। और दशम भाव में बैठेगा तो कार्य क्षेत्र में भी आपको नाम यश की प्राप्ति होगी। लेकिन 12वें घर पर मित्र दृष्टि है तो 12वें घर के गुणों को बढ़ाएगा। 12वें घर से क्या देखना है, वैवाहिक जीवन के सुख कुछ हद तक उनमें कमी आएगी, यात्राएं, भागदौड़, हॉस्पिटल के चक्कर, कोर्ट कचहरी के चक्कर भी कभी कभी लग जाते हैं, कुछ चालान, कुछ पेनल्टियां देखने में आ सकती है। सुखों के घर पे पूर्ण दृष्टि पड़ेगी। अब वही घर माता जी का भी है तो माता जी के स्वास्थ्य को लेकर तनाव हो सकता है, सुखों में कोई कमी, यानी सब कुछ ठीक चल रहा है, आमदनी ठीक है, पोजीशन ठीक है, पर मजा नहीं आ रहा, कुछ अनईजी सा हो रहा है, ऐसा देखने में आ सकता है, थोड़ा तनाव होगा। और इसकी एक दृष्टि आएगी 7वें भाव पर, यानी वैवाहिक जीवन के घर पर। कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन को लेकर के भी छोटा मोटा तनाव बनता हुआ दिखाई दे सकता है। एक और तरीके से देखते हैं, अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने ये बात कही थी अभी कि 10वें घर में अगर पापी ग्रह होगा तो जीवन स्तर को तो बहुत अच्छा होगा और वैवाहिक जीवन पर उसका कुछ नेगेटिव असर आएगा। अब देखिए कैसे, जो 7वां भाव है उसका सुख देखना है हमने उससे चौथे भाव से, यानी 10वें भाव से। तो वैवाहिक जीवन का सुख 7वें भाव का सुख देखना है 7वें से चौथा, यानी 10वां भाव। और वहां बैठा है पापी ग्रह, तो सुख कैसे मिलेगा, ससुराल वालों से, पत्नी से सुख मिलने में दिक्कत होगी, या जीवन साथी से कह लीजिए। तो कहीं ना कहीं दशम भाव में पापी ग्रह वैवाहिक जीवन में तनाव देने का कारण बनता है। लेकिन मिथुन के लिए ऑन दी होल स्थितियां ठीक है, थोड़ा मन उचाट रह सकता है, फीलिंग्स थोड़ी सी डाउन हो सकती हैं, उतना मजा नहीं आ रहा है जितना आना चाहिए, खर्चे ज्यादा हो रहे हैं, भाग दौड़ेंगे, लेकिन इतने सब के बाद भी भाग्य का सहारा मिल रहा है, जीवन स्तर इंप्रूव हो रहा है। आमतौर पर ऐसे समझिए कि अपने सारी ताकत केवल अपने कार्य क्षेत्र पर एफर्ट्स करने पर ही झोंक रखी है, जिसके कारण आप यात्राओं में बहुत अधिक समय दे रहे हैं, तो अपने मन का, परिवार का, माँ का, जीवन साथी का ध्यान नहीं दे पा रहे। तो ये थोड़ा सा मिला जुला सा प्रभाव है, थोड़ा सा नेगेटिव समझना चाहिए। अब कर्क की बात करते हैं तो कर्क के लिए स्थिति क्या है कि वो 9वें भाव में गोचर में आएंगे। अब कर्क के लिए वो शुद्ध रूप से अकारक है, क्योंकि 2 मारक भाव 7वां और 8वें के स्वामी हैं, तो बुरे हैं, और इस लिहाज इन 2 घरों का स्वामी होकर भाग्य भाव में बैठे तो भाग्य की हानि करेंगे, पिता की हानि करेंगे, धर्म की हानि, तो इनसे संबंधित सुखों में कमी आएगी। जैसे पिता का स्वास्थ्य प्रभावित होगा,
या उनसे आपके विचार या तालमेल प्रभावित होंगे। ईश्वर के प्रति लगाव वो कम होगा और लक उतना साथ नहीं दे रहा जितने एफर्ट्स कर रहे हैं, ऐसा फील हो सकता है। लेकिन एक प्लस पॉइंट ये है कि इसकी तीसरी दृष्टि 11वें भाव पर पड़ेगी जो आमदनी का भाव है, तो आमदनी जरूर इंप्रूव रहेगी। देखिए तनाव अपनी जगह, आमदनी अपनी जगह, तो आमदनी के इंप्रूव होने का योग है, जबरदस्त रहेगा और उस एफर्ट्स के रिजल्ट आएंगे। प्रयास कौन सा करेंगे, आमदनी आएगी कैसे, प्रयासों से, तो प्रयास कौन करेगा, पूर्ण दृष्टि 7वीं तीसरे भाव पर पड़ेगी और तीसरे भाव में जब उसकी शनि की पूरी दृष्टि आएगी तो वहां भी वो अच्छा प्रभाव करेगा, यानी आपको मेहनत करने के लिए प्रेरित करेगा, कोशिश करवाएगा। तो आप ज्यादा संघर्ष करेंगे तो कुछ कमाने का योग भी बनते जाएंगे। ये तो अच्छी बातें हो गई। अब इसकी एक और जो दृष्टि है 10वीं, वो आएगी छठे भाव पर, शत्रुओं पर। अब शत्रु बढ़ भी सकते हैं, समस्याएं बढ़ेंगी, यानी मेहनत बहुत की, प्रयास करे, रिजल्ट आए, पैसा कमाया, शत्रु बढ़े, भागादौड़ी बढ़ी, पैसा खर्च हुआ और लास्ट में लगा कि भाग्य ने हमारा साथ नहीं दिया, हमने बहुत मेहनत की पर रिजल्ट नहीं आया। तो इस तरीके से अगर इस बात को समझा जाए तो काफी हद तक ये कहना चाहिए कि कर्क के लिए गोचर बहुत शुभ फल देने वाला नहीं है, बहुत बुरा नहीं है पर बहुत शुभ फल देने वाला नहीं है। अब धीरे धीरे हम सिंह लगन की तरफ आ गए। इनके लिए भी ये अकारक होता है क्योंकि एक छठे भाव मारक भाव यानी त्रिक भाव और 7वां भाव मारक भाव, इन दो भावों का स्वामी है, इसलिए यहाँ पे अकारक होता है। और वैसे भी लग्न का शत्रु है तो बुरा है, पर अष्टम भाव जहां का कारक है वहीं बैठा है, इस लिहाज अच्छा है। तो उम्र के लिए, पैसे जोड़ने के लिए, सेहत के लिए अच्छा है, आंखों के हिसाब से अच्छा है, तो इसमें तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन जीवन साथी का सुख घटेगा। कैसे घटेगा कि 7वें भाव का स्वामी होकर के 8वें घर में गया, तो ससुराल वालों के साथ तालमेल, जीवन साथी से वाद विवाद की स्थिति आना, उनके स्वास्थ्य की समस्याएं देखने में आना हो सकता है, ये समस्याएं देखने में जरूर आएंगी। ये एक बात हो गई। इसके बाद बात आती है कि शत्रु घटेंगे, क्योंकि यहां एक विपरीत राज्यों का निर्माण हो रहा है। छठे भाव का स्वामी 8वें भाव में आ गया, तो 3, 6, 8 ये जो हमारे छठे, 8वें, 12वें भाव होते हैं, इनके स्वामी अगर एक दूसरे के भाव में आ जाएं और उन पर कोई शुभ दृष्टि ना हो तो इसे विपरीत राज्य कहते हैं। तो यहाँ पे शत्रु पक्ष छठे भाव का स्वामी कहाँ आया, 8वें भाव में, तो ये विपरीत राज्य हुआ। किस भाव के लिए, छठे भाव के लिए। छठे भाव ने क्या देना था, शत्रु घटेंगे, बीमारियां घट जाएंगी, कर्जा घटेगा, सेविंग्स 8वें घर में बैठने के कारण बढ़ेंगी, उम्र बढ़ेगी, यात्राएं पॉजिटिव साइड होगी। पूर्ण तीसरी दृष्टि पड़ रही 10वें भाव पर, यानी कार्य क्षेत्र में भी आपको तरक्की और आनंद की प्राप्ति होती हुई दिखाई दे सकती है। और इसकी एक दृष्टि आएगी कुटुंब के घर पर, तो परिवार वालों के साथ थोड़े वाद विवाद हो सकते हैं, ये देखने में आ सकता है। आपकी भाषा में थोड़ा रूखापन हो सकता है, आपकी आंखों में दर्द की शिकायतें, कमर या पैरों में दर्द की शिकायतें देखने में आ सकती है। और इसकी एक 10वीं दृष्टि पड़ेगी 5वें भाव पर। संतान के साथ वाद विवाद हो सकता है, दूरियां हो सकती हैं, सही मौके पे सही फैसला लेने में कोई तनाव देखने में आ सकता है, ये भी एक प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा डाइजेशन से संबंधित कुछ तनाव भी देखने में आ सकता है। तो कुल मिलाकर शनि का ये गोचर सिंह के लिए कोई बहुत अच्छा नहीं है, थोड़ा बहुत फायदा 10वें भाव के लिए हो रहा है, बाकी ज्यादा नहीं। तो तनाव ज्यादा होंगे, खींचतान ज्यादा होगी, थोड़े बहुत उपाय जरूर करने चाहिए, वो वीडियो के आखिर में बताता हूं जिससे कि आप उसका लाभ ले सकें। अब कन्या लगन की बात करते हैं। कन्या लगन के लिए शनि का ये गोचर 7वें भाव में होगा। 7वां भाव हमारे जीवन साथी का है। जीवन साथी के साथ सुख दुख के लिए अब पापी ग्रह वहां बैठा है, जो एक तरह से बुरा प्रभाव रखता है। पंचम भाव का स्वामी होने से ये शुभ है और छठे भाव का स्वामी होने से अशुभ हुआ, तो ये न्यूट्रल हो गया, यानी न्यूट्रल प्रभाव। और लगन के साथ इसका मैत्री है, समभाव रखता है, यानी बुध शनि का मित्र है, शनि बुध का मित्र नहीं, समभाव। तो शनि के यहां बैठने का अर्थ होता है कि षष्टेश 7वें भाव में बैठा है। जीवन साथी का स्वास्थ्य प्रभावित होगा, तनाव देखने में आएंगे, इस रिश्ते में इसे टॉक्सिक रिलेशन आजकल शब्द इस्तेमाल करते हैं, ऐसी स्थितियां देखने में आएंगी। बहुत ठंडापन, बहुत नीरसपन देखने में आएगा, कोई किसी की बात सुनने समझने को तैयार नहीं हो रहा, ऐसी परिस्थितियां भी देखने में आ सकती है। तो थोड़ी सावधानी तो यहां रखनी पड़ेगी। अब इसकी पूर्ण दृष्टि लगन पर भी पड़ रही है। अब
जीवन साथी को भी प्रभावित कर रहा है और आपके स्वास्थ्य, आपकी नीरसता, शरीर में थका थका रहना, दर्द महसूस होना, इरिटेट होना देखने में आ सकता है। लेकिन इसकी एक पूर्ण दृष्टि पड़ेगी भाग्य के घर पर, तो भाग्य की स्थितियों को थोड़ा सा इंप्रूव करता हुआ दिखाई देगा, वहां ज्यादा दिक्कत देखने में नहीं आएगी। तो कहीं ना कहीं तो सपोर्ट चाहिए। और इसकी एक दृष्टि आएगी चौथे घर पे, दशम दृष्टि। चौथा घर है सुखों का। अब सुख की स्थितियां घटेंगी, तनाव महसूस होगा, मजा नहीं आ रहा, मन खिन्न सा रहता है, आनंद नहीं आ रहा, जीवन साथी से तालमेल दिख रहे हैं या उसका स्वास्थ्य प्रभावित है, अपना स्वास्थ्य भी प्रभावित है। तो कुल मिलाकर कन्या के लिए ये कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। तनाव ज्यादा, आराम बहुत ही कम। तो आपको भी किसी न किसी उपाय की आवश्यकता है, वो आपको जरूर करना चाहिए। बात करते हैं तुला लगन के लिए। तुला लगन के लिए छठे भाव में बैठे, छठे भाव में ये कारक भी होते हैं। यहाँ पे शत्रुओं का नाश करने वाले, शत्रुओं को एक तरह से धराशायी करते हैं। तो छठे घर में कोई भी पापी ग्रह होगा, राहु होगा तो सबसे अधिक अच्छा, शनि होगा तो अच्छा, सूर्य भी बहुत अच्छा प्रभाव करते हैं और शनि भी। ये सभी शत्रु मर्दन का काम करते हैं, आपकी समस्याओं को कम करवाते हैं, कर्ज को ठीक करते हैं, स्वास्थ्य को कुछ इंप्रूव करते हैं। लेकिन कभी कभी देखने में आता है कि स्वास्थ्य को लेकर कुछ तनाव, मसल्स वाली तकलीफें आती हैं। ये अच्छी स्थिति हुई। इसकी एक दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ रही है। यहां भी दृष्टि का लाभ ये निकाल सकते हैं कि थोड़ा सा धन संग्रह का योग अच्छा बन जाता है। अच्छा, कारक की बात रह गई, उसे कर लेते हैं। तुला लगन के लिए, क्योंकि एक तो लगन में, तुला लगन में वो अपनी उच्च राशि में होता है एक बात, और केंद्र यानी चौथे भाव और पांचवें भाव का स्वामी है, तो केंद्र त्रिकोण योग बना, इसलिए राजयोग कारक हो गया। तो यहाँ पे शुद्ध रूप से कारक है, फेवर देने वाला है, तो ये प्लस पॉइंट है। पंचम भाव का स्वामी होकर छठे भाव में बैठा तो संतान को कुछ तकलीफ देखने में आएगी, इसे समझना जरूरी है। आपकी प्लानिंग्स, आपके डाइजेशन को कुछ छोटी छोटी दिक्कत, आप किसी भी चीज को सोचने में बहुत समय लगाएंगे, बच्चों से संबंधित फैसला लेने में बहुत समय लगा सकते हैं, ये देखने में आ सकता है। सुखों का स्वामी होकर के, चौथे घर का स्वामी होकर के बैठ गया छठे घर में, तो इसने क्या प्रभाव देना है? सुख देर से प्राप्त होंगे, सुखों में कमी महसूस हो रही है, अपना मकान, वाहन आदि को लेकर के कुछ तनाव महसूस हो रहा है, माता जी का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है, विदेश जाने, घर से दूर जाने, हॉस्टल जाने या किसी और जगह शिफ्ट होकर नौकरी इत्यादि करने का भी जो देखने में आ सकता है। तो ये हुआ शनि कहाँ का स्वामी, कहाँ बैठे। अब इसकी एक दृष्टि अष्टम भाव जिसका प्रभाव होता है, अब एक दृष्टि बाद में घर पर होगी, तो थोड़ी बहुत यात्राओं की स्थितियों को इंप्रूव करेगा, भागदौड़ बढ़ेगी, थोड़ी सी समस्याएं बढ़ेगी, लेकिन उसका ऑन दी होल कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि शनि छठे भाव में बैठ के कारक है और यहाँ पे राजयोग कारक है, और तीसरे घर पर भी उसकी 10वीं दृष्टि आएगी। तीसरा घर प्रभाव देता है, प्रयास करने का मौका देता है, हमारे एफर्ट्स को इंप्रूव करता है, इसका हमें लाभ होता है। अब तीसरा घर देखो, शनि क्या करता है? पृथक करता है। पहली दृष्टि कहां डाल रहा है? 8वें भाव, तो मृत्यु को पृथक कर रहा है। अगली दृष्टि डाल रहा है 12वें भाव, खर्च को आपसे दूर कर रहा है, यानी खर्च से बचा रहा है। और फिर तीसरी दृष्टि डाल रहा है तीसरे भाव पे। अब तीसरा भाव क्या है? अष्टम भाव से अष्टम मृत्यु, तो आपको मृत्यु से भय मुक्त कर रहा है। अब मृत्यु का भय नहीं होगा तो प्रयास करेंगे, रिजल्ट आएंगे, ये भी एक तरीका है बात को समझने का। तो तुला लगन के लिए टेक्निकली ये गोचर बहुत बढ़िया है, उनको कोई परेशानी, समस्या नहीं होगी। वृश्चिक की बात करते हैं। अब देखिए, वृश्चिक के लिए ये अकारक होता है। एक तो लगन का शत्रु भी है। अकारक क्यों है? कि तीसरे भाव का स्वामी होने के कारण बुरा प्रभाव रखता है, और केंद्र का स्वामी होने के कारण शुभ प्रभाव, तो ये न्यूट्रल हुआ। लेकिन क्योंकि पहले शुभ था, पहले अशुभ था, इसलिए शुभता कम रह गई, अशुभता ज्यादा हो गई, इस कारण इसका ज्यादा प्रभाव या नहीं है, इसे अकारक कहते हैं। यहां पर अकारक ग्रह बैठा है 5वें घर में। आपकी सोच समझ, बुद्धि, प्लानिंग्स, इन सब में ढीलापन आएगा, डिसीजन लेने में देर लगेगी, विचार बहुत ज्यादा लंबे लंबे समय तक करेंगे लेकिन फैसला नहीं ले पाएंगे, तो इन सब चीजों का नुकसान देखने में आएगा। एक, सुखों को लेकर के कुछ कमी महसूस होगी, जितना एफर्ट्स कर रहे हैं उतने रिजल्ट नहीं आ रहे, जितना प्रयास कर रहे हैं उतने रिजल्ट नहीं आ रहे, ऐसा देखने में आ सकता है। जीवन साथी के घर पर दृष्टि पड़ रही है, वैवाहिक जीवन में भी किसी न किसी तरह का तनाव महसूस होगा, लेकिन आमदनी इंप्रूव होती हुई दिखाई देगी, इनकम इंप्रूव होगी, उसका लाभ होगा। और एक दृष्टि पड़ेगी कुटुंब के घर, बोली भाषा पर प्रभाव आएगा, परिवार के साथ तालमेल को लेकर कुछ दिक्कतें देखने में आएंगी, उनके कुछ विचारों से आप सहमत ना हो, ऐसा भी देखने में आएगा। तो ये थोड़ा खराब स्थिति हुई।
पांचवा, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपकी पढ़ाई दिक्कत में आ रही है, आप थोड़े बड़े हैं तो आपको डाइजेशन में दिक्कत आ रही है, आप बीच वाली उम्र में 40 से 60 साल वाली उम्र में तो आपके डिसीजन इतनी देर से होंगे कि उनका रिजल्ट आने में मजा नहीं आएगा, वैवाहिक जीवन में दिक्कत आ रही है, सिर्फ इनकम को थोड़ा सा फायदा हो रहा है, बाकी आप सबसे थोड़ा थोड़ा मनमुटाव देखने में आ रहा है। तो वृश्चिक के लिए गोचर कोई बहुत शुभ होता हुआ दिखाई नहीं देता। धनु की बात करते हैं। अब धनु के लिए स्थिति क्या है कि ये चौथे भाव में गोचर में आएंगे और धनु के लिए भी ये कारक नहीं है क्योंकि दूसरा भाव मारक होता है और तीसरा भाव त्रिषाढ़ाय के हिसाब से खराब है, तो शुद्ध रूप से अकारक है और लगन के ये एवरेज स्थिति मेंटेन कर रहे हैं। लगन से एवरेज क्योंकि वह संभव होते हैं। चौथा घर हमारे सुखों का है, आनंद का है, मन का है, प्रसन्नता का है, वहां पर शनि देवता विराजमान। सुखों को लेकर कमी, परिवार वालों से सुख को लेकर कमी, परिवार से पृथकता, परिवार से अलग होने की संभावना का भय, मन को दुख, तनाव, अनईजी फीलिंग्स, तो सुखों को लेकर जबरदस्त खींचतान देखने में आ सकती है। इसका ध्यान रखने की जरूरत पड़ी। आपके एफर्ट्स थोड़े अच्छे रिजल्ट दे सकते हैं, अगर आपने प्रयास करा तो उसके रिजल्ट शायद आ जाए। आपको कुटुंब की तरफ से सहयोग जरूर प्राप्त होगा क्योंकि दूसरे भाव का स्वामी केंद्र में आ गया, लेकिन मन खुश नहीं है, परफॉर्मेंस में मजा नहीं आ रहा, जीवन में जो चाह रहे हैं वैसे रिजल्ट नहीं निकल पा रहे, ऐसी स्थिति देखने में जरूर है। अब इसकी एक दृष्टि पड़ेगी शत्रु भाव पर, अच्छी है, वहां पर शत्रुओं को जीतना, समस्याओं का हल ढूंढने की कोशिश करना, स्वास्थ्य को मेंटेन करेंगे, तो तनाव मन का ज्यादा है, शरीर का उतना नहीं, इस पर ध्यान देना है। दशम भाव में दृष्टि पड़ेगी तो एफर्ट्स के रिजल्ट जरूर आएंगे पर उतने नहीं आएंगे कि मजा आ जाए, और एक दृष्टि लगन पर पड़ेगी। आपको स्वास्थ्य की तकलीफ, पैरों में दर्द की शिकायत, थकावट, सिर के बालों से संबंधित कोई तनाव देखने में आ सकता है। तो अब स्वास्थ्य आपका प्रभावित हो रहा है, शत्रु आपके घट रहे हैं, ये अच्छी बात हो गई, जीवन स्तर थोड़ा इंप्रूव हो रहा है पर उतना नहीं जितना आनंद आ जाए, और एफर्ट्स के रिजल्ट जरूर आ रहे हैं पर उतने नहीं कि आनंद आए। कुल मिलाकर थोड़ा तनाव ज्यादा, थोड़ा मन खिन, भविष्य को लेकर थोड़ी सी चिंता हो सकती है। ज्यादा खराब स्थिति नहीं है क्योंकि बात सिर्फ कल्पना में ज्यादा है, वास्तव में इतनी स्थितियां खराब नहीं होंगी। अब बात आती है मकर की। मकर के लिए ये जबरदस्त कारक होते हैं, शुभ हैं, धन भाव के और लगन के स्वामी हैं और तीसरे भाव में बैठे हैं। तीसरा भाव अष्टम भाव से अष्टम भाव है, भावत भावम के हिसाब से, इस लिहाज से वहां पे अच्छी परफॉर्मेंस देने का योग बनता है। तो बहुत मेहनत करवाने की कोशिश करेंगे, प्रयास करवाएंगे, एफर्ट्स देंगे और उसका लाभ होगा। एक चीज, तीसरी दृष्टि इनकी पांचवें घर पर आ रही, सोच समझ, प्लानिंग, संतान, आपका डाइजेशन, इन सब चीजों को इंप्रूव करेगा, आपको फायदा होगा। इसकी एक दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ेगी, वहां थोड़ा सा नुकसान होगा, भाग्य थोड़ा शिथिल पड़ेगा, लेकिन उस भाग्य की शिथिलता का अत्यधिक एफर्ट्स करके हल निकाला जा सकता है, ये उम्मीद बढ़ जाएगी। और खर्चों के घर पर भी दृष्टि आएगी, 12वें घर पर। इसका प्रभाव कैसे देखेंगे कि खर्चे कंट्रोल होंगे, उतने ज्यादा नहीं होंगे, यानी आपके प्रयास आपकी सामर्थ्य को इंप्रूव करेंगे, आप अपनी सामर्थ्य के कारण सही डिसीजन लेंगे और उस डिसीजन से आपको पैसा कमाने का मौका मिलेगा। खर्चे कंट्रोल में होंगे, भाग्य की सपोर्ट थोड़ी कम मिलेगी, पिता से भी थोड़ा सा तालमेल कम होगा, लेकिन कुल मिलाकर मकर के लिए बहुत अच्छा है। इसमें अपनी सेहत को लेकर, धन संपदा को लेकर, आपके प्रयासों को लेकर, संतान, सही मौके पे सही डिसीजन, आपका डाइजेशन, आपकी शिक्षा, ये सब चीजें, विचारशीलता बहुत अच्छी रहेगी। खर्चे आपके कंट्रोल में रहेंगे तो आपको हर तरीके का लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। कुंभ की बात करते हैं। अब कुंभ की स्थिति भी बहुत अच्छी है, यहां पर शनि दूसरे भाव में आएंगे और शुद्ध रूप से कारक है, बहुत अच्छे हैं, बहुत शुभ है। दूसरे भाव में आने से धन भाव में लगन का स्वामी आएगा तो प्लस पॉइंट माना जाता है, लेकिन क्योंकि शनि वहां बैठेगा तो भाषा में थोड़ी नीरसता बढ़ेगी, थोड़ा तनाव बढ़ेगा, ये देखने में आ सकता है। एक चीज, लगन का स्वामी 12वें में आया, लगन का स्वामी आया दूसरे भाव में, तो इसका तनाव आएगा और 12वें घर का स्वामी है, तो थोड़ा सा धन भाव में कमी की तरफ स्थिति आएगी, कुटुंब से तालमेल में कमी की तरफ स्थिति देखने में आएगी, लेकिन वैसे ठीक है। चौथे घर पर दृष्टि है और मित्र दृष्टि है, तो इसका अर्थ होगा कि लग्नेश की चौथे घर में जब दृष्टि होगी तो उसका शुभ फल मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। आराम, कुछ चीजें खरीदना, अपना घर बनाने का कुछ योग, अच्छी यात्राएं, वाहन आदि का भी यहाँ पे योग बनता हुआ दिखाई दे सकता है, लेकिन भाषा की कटुता जरूर रहेगी। अष्टम भाव में दृष्टि रहेगी, सेविंग्स इंप्रूव होंगी, प्लानिंग्स इंप्रूव होंगी, कुछ यात्राएं होंगी जिसके फ्रूटफुल रिजल्ट आते हुए दिखाई देंगे। और 11वें भाव पर दृष्टि है
जो आमदनी को इंप्रूव करेगा, नए नए रास्ते आमदनी के खोल सकता है। तो कुंभ लग्न के लिए शुद्ध रूप से लाभदायक है, किसी तरीके का कोई भी नुकसान होता हुआ दिखाई नहीं देगा, आनंद की प्राप्ति जरूर होगी। अब हमारी आखिरी लग्न आ गई है, उसका नाम है मीन। मीन लग्न के लिए तो अभी लग्न में ही बैठे हैं, पहले घर में। शनि या कोई भी पापी ग्रह जब पहले घर में होता है तो स्वास्थ्य को तनाव जरूर देता है। सिर से संबंधित तकलीफें, पैरों में दर्द, कमर दर्द या सारे शरीर का कोई ना कोई दर्द देखने में आ सकता है। यहाँ पे ये अकारक होता है, क्योंकि एक 11वें घर और 12वें घर का स्वामी, इसलिए शुद्ध रूप से अकारक है। पर आमदनी के भाव 11वें भाव का स्वामी होकर लग्न में बैठा है तो आमदनी को इंप्रूव करता है, पर स्वास्थ्य में शिथिलता, स्वास्थ्य में किसी न किसी तरह का तनाव देता है। 12वें घर का स्वामी होकर लग्न में आने के कारण भी प्रभाव स्वास्थ्य को थोड़ा सा खराब करने वाला ही होगा। इसकी एक दृष्टि पड़ती है तीसरे भाव पर। अब तीसरा भाव है हमारे एफर्ट्स का, हमारे कर्म करने का, छोटे भाइयों से सहयोग मिलने का, स्टाफ से सहयोग मिलने का, जबरदस्त मिलेगा। मेहनत भी करेंगे, मेहनत का फल भी मिलते हुए दिखाई देंगे। शरीर थकाता करेगा, यानी अत्यधिक मेहनत के कारण शरीर पर तनाव देखने में आ रहा है। अगर आप अपने प्रयास ज्यादा करते हैं तो कहीं तो थकोगे, लेकिन कहीं ना कहीं इसका नुकसान क्या होगा, जब आप थक भी रहे हो, स्वास्थ्य का भी ध्यान नहीं रख रहे और मेहनत भी बहुत कर रहे हो, तो जीवन साथी आपसे नाराज होगा। तो लगन में जब शनि बैठेगा तो सप्तम भाव पे पूर्ण दृष्टि आएगी और उसका नुकसान ये होगा कि वैवाहिक जीवन में खींचतान, जीवन साथी से वाद विवाद, बहस और कुछ हद तक कोल्ड वार कि हम नहीं बोल रहे आपसे, ऐसा देखने में आ सकता है। और दशम भाव पर इसकी दृष्टि पड़ेगी। दशम भाव पर दृष्टि अच्छी है तो अर्थ क्या निकला, आमदनी इंप्रूव हो रही है क्योंकि मेहनत बहुत कर रहे हैं। मेहनत बहुत कर रहे हैं तो जीवन स्तर इंप्रूव हो रहा है। अत्यधिक मेहनत करने के कारण समय ही नहीं दे पा रहे, जीवन साथी नाराज, और इन सब चीजों के कारण तनाव, थकावट, स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है। तो मीन के लिए एक मिला जुला सा प्रभाव है। अपने स्वास्थ्य की आपको थोड़ी फिक्र करनी होगी, बाकी कोई चिंता की बात नहीं। तो यह सारी लग्न हो जाती। अब बात आती है क्या उपाय किया जाए। जिनको भी तनाव महसूस हो, अनईजी लगे, वो तेल दान कर सकते हैं, तेल का दान। अब इसमें तेल दान करने का एक पूरा सिस्टम है, मैंने लिख दिया है, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि एक स्टील की या लोहे की कटोरी लीजिए, उसमें इतना सरसों का तेल भरना है या पूरी कटोरी भर सकते हैं, आधी कम से कम भर लें, और उसमें कॉइन 5 रुपए 10 रुपए का कोई सिक्का डाल दीजिए जो पूरा डूब जाए। फिर उसमें अपनी छाया, अपने प्रतिबिंब को देखिए और उसके बाद में चाहें तो कटोरी समेत भी दान दे सकते हैं, या चाहें तो आप उसे तेल और कॉइन दान में दे सकते हैं। सरसों का तेल लेने वाले, शनिवार का दान लेने वाले एक अलग आदमी आता है, इसे डकॉक कहते हैं, आप उसे दे सकते हैं या शनि मंदिर में भी जाके दे सकते हैं। हनुमान जी की पूजा अर्चना कर सकते हैं, इसका लाभ होगा। काले उड़द, लोहे की कोई चीज, स्टील का चाकू इत्यादि, चम्मच, स्टील प्लेट, कटोरी, ये दान में दे सकते हैं। शनि के बीज मंत्रों का जाप किया जा सकता है, इससे भी आपको लाभ होगा, थोड़ा आराम होगा। मेरा अनुभव है कि थोड़ी एक्सरसाइज करना भी, थोड़ी सी वर्जिश करना भी फायदेमंद है। अगर आप प्रतिदिन 2-3 किलोमीटर कम से कम या 4 किलोमीटर भी अगर आप पैदल चल लेते हैं तो ये आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा होगा, इससे आपको लाभ होता हुआ दिखाई देगा। तो मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ जानकारी जरूर मिली होगी, कुछ नया सीखने को मिला होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, आगे शेयर भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।